हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम जॉब पर। तो आज से हम इस चैनल पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर 2018 के पार्ट 1 में, यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2018 पेपर का। तो अब से क्विक रिवीजन क्लासेस सारे सब्जेक्ट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए शुरू हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। उसके साथ साथ आप अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट, सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी जो इच्छा है सरकारी कॉलेज के लिए, फ्री सीट के लिए, वो पा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राह्मी, खरोष्टी, रोमन और देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें हिंदी भाषा की ये लिपि का आविष्कार कहाँ से हुआ है, तो इस लिपि का आविष्कार हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी हम बात करें किसी भी सेंटेंस में, जैसे हमने कहा राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना क्या है, एक विशेषता है। किसकी बता रहा है, राम की बता रहा है। तो राम हमारा क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला है, रोना क्रिया है। रोना कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी अकर्मक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकर्मक, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रोना एक अकर्मक क्रिया है। इसमें अकर्मक क्रियाओं का जो फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी हम बात करें जैसे कि राम रोता है, तो रोने का जो प्रक्रिया यानी परिणाम है वो किस पे पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो संविधान की 8वीं भाषा में, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करें 8वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 344, 351 में भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अगले सवाल और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें कि जो मैला आंचल है 1954 में प्रकाशित किया गया था फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी हम बायोग्राफी जान लेते हैं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है। तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में रचित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आदिकाल में इन्होंने क्या किया था कि खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा में किया था। किस काल में, ये पूछा जा सकता है कि जो अमीर खुसरो हैं किस काल में खड़ी बोली का प्रयोग किए थे। तो आप ये भी बता सकते हैं आदिकाल में। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस भाषा में किए थे, तो काव्य भाषा में इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावो दुलरावो, मल हावो जोई शोई कछु गावो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो अब हम बात करते हैं उपयुक्त पंक्ति में जो रस है वो है वात्सल्य। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यशोदा और उनके बच्चे की यहाँ पे वर्णन की गई, यानी वात्सल्य रस का वर्णन किया गया। जैसे माता पिता अपने पुत्र की स्नेह प्यार की व्यक्त करते हैं, उसी तरीके से इस पंक्तियों में यशोदा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण से प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। यह वात्सल्य रस का
अस्थाई भाव वात्सल्य रति होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पहले हम बता दें जो इंस्ट्रक्शन है कि इन प्रश्नों में क्या करना है कि दिए गए शब्द का सही अर्थ चयनित कीजिए। ठीक है, सिर्फ सही अर्थ हमें चयनित करना है। तो हम बात करें कि मितभाषी का अर्थ क्या होता है, तो मितभाषी का अर्थ होता है यानी मितभाषी यानी कम बोलने वाला, आवश्यकता अनुसार जो बातें करता है उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित का अर्थ क्या होता है, तो अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा ना की जाए, यानी हमें जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो, वो चीज़ अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, विधुर का अर्थ क्या होता है, यानी हम बात करें जो विधुर यानी जिस पुरुष की पत्नी ना हो, यानी पत्नी की डेथ हो गई हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो विधुर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति की पत्नी क्या हो गई हो, मर गई हो, वो विधुर कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें दी गई कहावत के प्रचलित रूप को हमें चयन करना है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख के ये तो गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ यही गेस करना है। तो पहला दिया है कि बिल्ली नोचे खंबा, खंबे में नाचे बिल्ली, खिसियावन बिल्ली खंबा नोचे, और गुस्सैल बिल्ली खंबा नोचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका प्रचलित कहावत है वो क्या है, खिसियावन बिल्ली खंबा नोचे, यानी इसका ये मतलब होता है कि किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध बढ़ जाना, यानी अत्यधिक क्रोध होना, किसी बात पे लज्जित हो जाना, उसके बाद अत्यधिक क्रोध व्यक्त करना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस एक साथ, लाठी से हाके भैंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए कि दी गई लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन किए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी दी हुई लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ चयन करना है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 63 क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हमें आम का तो दाम मिला ही, और उसके साथ साथ अंदर उसकी जो गुठली होता है उसका भी दाम, यानी हमें दोहरा लाभ, दोगुनी हमें प्रॉफिट हुई, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका क्या अर्थ होता है, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है कपटी आदमी कहे कुछ करे कुछ। ठीक है, यानी छुरी के साथ राम का लेना देना ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। राम नाम जपते समय छुरी साथ रखना ये भी गलत है। डकैत की का छुरी में राम का नाम लिखना ये भी गलत है। यानी कपटी आदमी, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी हम ऊपर सामने किसी की बहुत मीठी मीठी बड़ाई करें, तारीफ करें, और अंदर से क्या करें, उसकी बहुत दूसरों के सामने उसके पीछे बहुत बुराई करें, यानी ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, कपटी आदमी। ठीक है, हम देसी भाषा में थोड़ा आपको बता दिए कि भैया देखो ऐसी बात है कि हम आपके मुंह पे तो तारीफ कर दिए और आपके पीछे जैसे ही गए बता दिया अरे राम श्याम तो बड़ा जहर आदमी है, जहर उगलते रहते हैं, तो ऐसे हम बात करते हैं। अगले सवाल और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है कि मुहावरे के अर्थ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प हमें चयन करना है। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 65 क्वेश्चन क्या है। पानी पानी होना, यानी पानी पानी होना का मतलब क्या होता है, बहुत शर्मिंदा होना, बहुत लज्जित हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रेंड सर्किल में बैठे रहते हैं, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं भैया टांग खींचना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत बुरी तरीके से टांग खींचना शुरू कर। कभी कभी ऐसे होता है कि हम मैडम जी के साथ बैठे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब बैठे हैं कोई,
अब कोई भैया दोस्त देख लिया, अब वहीं के सामने सब शुरू हो गया, तो क्या करना है, यानी बहुत शर्मिंदा करना, बहुत शर्मिंदा होना, यानी पानी पानी होना, किसी के कहने पे, किसी के सामने अपनी बुराई सुनने पे बहुत शर्मिंदा महसूस करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब क्या होता है, क्रोध को और बढ़ावा देना, ठीक है। यानी हमारा जो हल्का क्रोध है, यानी थोड़ी सी अगर आग जल रही है उसमें अगर हम घी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आग भभक जाएगा, यानी बहुत तेज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्रोध को और बढ़ावा देना। अब है क्वेश्चन नंबर 67, यानी 67 क्वेश्चन में दिया है कि हमें शुद्ध बर्तनी ज्ञात करना है कि शुद्ध बर्तनी क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है श्रृंगार। तो सबसे पहले हम बात बता दें कि जो श्रृंगार लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे ये वाला जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जरूर होता है, फिर ग पे आ और र, और यहाँ पे बिंदी होता है, ठीक है। ये वाला जो हम अक्सर लगा देते हैं ये बिल्कुल नहीं होता है, यानी जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। यानी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है वो हमें छांटना है, पत्नी का पर्यायवाची नहीं छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पत्नी की जो पर्यायवाची होती है भार्या होती है, ठीक है। हम भार्या को भाभी भी कहते हैं, लेकिन इसमें पत्नी का पर्यायवाची भी होता है। उसके साथ क्या होता है कि दारा भी पत्नी की पर्यायवाची है, अर्धांगिनी भी पत्नी की ही पर्यायवाची है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी पत्नी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, यानी साजन नहीं है। आप सुने होंगे देसी भाषा में, गांव देहात में कहते हैं भैया साजन चले ससुराल, गाड़ी पे बहुत देखे होंगे, जब बारात जाती है तो लिखा रहता है साजन चले ससुराल, यानी दूल्हा चला ससुराल, ठीक है। तो ये साजन का मतलब हो गया पति। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है। ये क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं पे बहुत जोर देके, ध्यान देके ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, नहीं तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, आधी अधूरी जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एग्जाम के टाइम भी पढ़ना है, और जब आप स्टी रहते हैं घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, तो आपको भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ब्रह्मा शब्द का अर्थ स्वयं भू होता है, प्रजापति होता है, ठीक है, सृष्टा होता है। अब पशुपति की बात करें तो पशुपति इसका अर्थ नहीं होता है। ब्रह्मा का अर्थ हम और अर्थ बता देते हैं, वो क्या होता है, विधि होता है, स्वयंभू होता है, विधाता होता है, प्रजापति होता है, चतुरानन होता है, विरंची होता है, सृष्टा और कमलासन होता है। इतनी सारी हम पर्यायवाची आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी पशुपति। अगले प्रश्न की तरफ चलता। अगले प्रश्न क्या है, सब कुछ जानने वाले के लिए शब्द क्या होगा। यानी हमें क्या करना है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो प्राध्यापक है, किसी विषय का विद्वान, अध्यापक, टीचर, शिक्षक, अनभिज्ञ, जिसको कुछ न जानकारी हो या फिर बहुत ना नौविस हो, नौसिखुआ हो। अब हम बात करें ये, यानी जो यज्ञ, जो जानने योग्य कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें जानना चाहिए लेकिन हमें जानकारी उस चीज़ की नहीं है, ठीक है, जिसे जाना जा सके। हम बताएं ना कि जिसे क्या होता है कि जाना जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चेयरमैन शब्द है। अब चेयरमैन शब्द क्या है, तो चेयरमैन सबसे पहले हम बात करें तो चेयरमैन शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द है, यानी ये इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज से इसको लिया गया है। हिंदी भाषा के विदेशी भाषा के संपर्क में आने से, यानी हिंदी भाषा के संपर्क में, जैसे हम कभी कभी क्या होते हैं कि हिंदी भाषा जब बोलते हैं तो उसी में बीच में ऐड कर देते हैं इंग्लिश लफ्ज, यानी इंग्लिश लफ्ज की हम बात करें तो लफ्ज ये उर्दू शब्द को कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चेयरमैन हमारा क्या हो जाएगा,
चेयरमैन हो जाएगा विदेशी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। यानी अब यद्यपि की बात करें तो यदि धन अपि होता है। सबसे पहले हम बता दें कि जो इसका संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि, तो पहले हम ऑप्शन की तरफ अब चलते हैं। तो ऑप्शन ए में यद लिखा है, इसमें यद लिखा है, इसमें य लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यदि धन अपि, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यड़ स्वर संधि है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। अब ये क्वेश्चन में संधि विच्छेद नहीं पूछा गया, निश्चय में पूछा गया कि कौन सी संधि है। तो निश्चय की हम बात करें तो नी धन चय होता है। सबसे पहले हम बता दें कि नी, ठीक है, नी धन चय ये होता है निश्चय। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है। ठीक है, तो अब विसर्ग लग रहा है तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब हम पुल्लिंग की बात करें यानी जो मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है आए, ऑप्शन नंबर बी है सुबह, ऑप्शन नंबर सी है घटना और ऑप्शन नंबर डी है दिन। तो यहाँ पे दिन तथा दिनों के नाम जितने होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। आय की हम बात करें तो आपकी आय कितनी है, ये हम नहीं कहते आपका आय कितना है, आपकी आय कितनी है। घटना इसी तरीके से हम जोड़ के सुबह की हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, यानी सुबह की, हम सुबह का नहीं बोलते, सुबह की हवाएं बहुत ठंड होती हैं। ठीक है, घटना स्थल की सारी वारदात पे सारी समस्याएं वहीं पे समाप्त कर दी गई। इस तरीके से का कि हम लगा के जनरली हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली ये चीज़ें समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी दिन। 74 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करें एक वचन में नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन ए है प्रत्येक, लड़की, पेड़, फिर क्या है अनेक। ठीक है, तो अब हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रत्येक होता है, यानी प्रत्येक यानी ईच स्टूडेंट। जैसे हमने कहा कि इस क्लास प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक लड्डू दे दो, यानी हम एक एक पर्सन की बात कर रहे हैं। लड़की यानी सिंगल लड़की की बात कर रहे हैं, पेड़ यानी सिंगल पेड़ की बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनेक। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनेक। ये क्या है, एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। हम कह दें कि उस क्लास में अनेक बच्चे लड्डू खा रहे हैं, यानी अनेक बच्चे खा रहे हैं, यानी 1 2 4 है जो हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन एक यानी सिंगल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तो बहुत जल्दी पार्ट 2 आ रहा है। उसके साथ साथ साइंस का और अर्थमेटिक का, यानी जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके भी क्विक रिवीजन क्लासेस शुरू होने वाली, तो जल्दी से जल्दी आप अधिक से अधिक शेयर करें और क्लासेस अटेंड करें ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर पा के आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।